हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग पर, जो आपके सीटेट 2024 और 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। एक एक पॉइंट को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है आपको। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी के एमसीक्यूज के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। एक शिकायत है आपसे मुझे, आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन एक आप लाइक नहीं कर पाते हैं। जो भी लोग देखते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें और अपना वीडियो देखिए। और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व क्रियात्मक अवस्था से जुड़ी हुई हैं। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं उस अवस्था की हैं। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तता। तो बताएं जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए बताएं आप लोग। अमूर्त चिंतन देखिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन जो संरक्षण होता है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दोनों होने चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो बी वाला भी आपका गलत है। और आपको पता है जीववाद, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में जीववाद आता है और प्रतीकात्मक खेल भी आते हैं। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीववाद क्या होता है कि बच्चा जब सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, वो होता है आपका जीववाद। प्रतीकात्मक खेल जो है बच्चा इसमें खेलने लगता है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। देखिए अनुकूलन की प्रक्रिया पियाजे की है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, पुनर्बलन हो ही नहीं सकता। संतुलित चरण की प्रक्रिया का द्वारा, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचता है आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा। तो यही होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा नियमित करते हैं। अगला प्रश्न है, जागृत को पता चल गया है कि उसका कुत्ता राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर है, जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो कि बिल्कुल रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। देखिए संरक्षण हो नहीं सकता, वस्तु स्थायित्व हो नहीं सकता, अहम केंद्रित हो नहीं सकता। वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि किसी भी वस्तु का चित्र आपके दिमाग में छप जाना, या छिपी हुई वस्तुओं को जो निकालने की क्षमता होती है वही होती है वस्तु स्थायित्व। बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को क्यों निकाल लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में उस वस्तु का चित्र अंकित हो जाता है। संरक्षण क्या होता है, देखिए संरक्षण जो होता है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका होगा समायोजन होगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपकी 11 वर्ष से अधिक की होती है। 11 वर्ष से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर होगा आपका समायोजन। समायोजन कर लिया है यहाँ पर जागृति ने
कि उसका कुत्ता जो है गोल्डन रिट्रीवर है, तो उसी प्रकार का उसको कुत्ता दिखाई दे रहा है, तो वो भी समझती है कि वो भी गोल्डन रिट्रीवर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा समायोजन। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग रट लीजिए। समायोजन होता क्या है, जब बालक के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, उस ज्ञान को अपने में समायोजित कर लेना ही समायोजन कहलाता है। नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमों में बदलाव होता है आपका समायोजन। ठीक है, रट लीजिए आप लोग। तो प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टिकोण अनुशंसित है। देखिए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने हैं। जो नेगेटिव होगा वो हो ही नहीं सकता। लिखा है, छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सकें। छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ ना हो, यानी असंबंधित हो। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। छात्रों को कोई सहायता न देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष के लिए छोड़ देना। तो सहायता न देना यहाँ पर निगेटिव वाक्य है, असंबंधित है, निगेटिव शब्द है आपका यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए, ये सारे आपके निगेटिव शब्द हैं। यहाँ पर आपका पॉजिटिव है सी वाला, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। इसी वजह से आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोस्की रसिया के निवासी थे। इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को बहुत ही महत्व दिया है। ठीक है, ये कहते हैं बच्चा समाज संस्कृति से जुड़ करके सीखता है। इसी वजह से इनके सिद्धांत को सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग रट लीजिए। पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। लिखा, हाइनेज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। मतलब मैंने आपको कहानी बताई थी, हाइनेज जो है वो मेडिकल स्टोर में चोरी करके जो है दवा ले आता है, तो उसी पर जो है अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। ठीक है, मतलब सही नहीं है लेकिन उचित भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय नहीं होगा। सामाजिक सरोकार और विवेक, ये भी नहीं होगा। नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार, दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारिता स्वीकृत कानून, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा सी वाला ऑप्शन आपका। देखिए, यहाँ पर नैतिकता का विरोधाभास है कि क्या करें और क्या ना करें। व्यक्तिगत अधिकार, यहाँ पे बात की गई है कि ये व्यक्तिगत उसका जो है मतलब जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो यहाँ पर जो है अरुणिमा देख रही है कि उसको जो है चुरा लेना चाहिए था, नहीं तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ जो है देख रही है कौन? अरुणिमा। तो इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरे चरण का जो आपका तीसरा स्तर होता है, ठीक है, तीन स्तर हैं आपके, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर। इसमें जो पांचवी स्टेज है ना, देखिए पहले स्तर में 2 स्टेज हैं, दंड और आज्ञाकारिता और अहंकार की अवस्था। दूसरे में यानी परंपरागत स्तर में 2 अवस्थाएं हैं, प्रशंसा की अवस्था और चौथी अवस्था थी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और आपका जो तीसरा चरण है पश्च परंपरागत, इसमें जो आपका पहला चरण है सामाजिक समझौते की अवस्था, इस पर जो है ये चरण फिट बैठता है। और छठवां है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। देखिए, सामाजिक समझौते की जो अवस्था है पश्च परंपरागत स्तर में
उसमें जो है व्यक्तिगत लाभ की बात आती है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार की बात की गई है, इसी वजह से ये सही होगा। जो आपका तीसरा चरण है, तीसरे चरण की पहली जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है? सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था है, उसमें आता है व्यक्तिगत लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही होगा। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की गई है? संगठनात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास या सामाजिक विकास? यहाँ पर होगा आपका संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, और यही बिल्कुल सही होगा। नैतिक विकास, गतिक विकास और सामाजिक विकास नहीं होगा। और ये आता है किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता है तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, ये 11 से 15 वर्ष की होती है। और ये किसने दी है? जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चा तर्क चिंतन और समस्या समाधान और कार्य कारण, ये जो विशेषताएं हैं, ये 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में, या 11 वर्ष से जब अधिक उसकी आयु हो जाती है बच्चे की, तब जो है ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और ये संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, नैतिक विकास, गतिक और सामाजिक नहीं है। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग, यहाँ पर अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप में चरणों में होता है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये जो आपका ए और आर दोनों गलत है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, आर गलत है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है या ए वाला हो सकता है या डी वाला हो सकता है। अधिकतर जो है इसमें क्या होगा? अधिकतर वही प्रश्न मतलब वही ऑप्शन सही होगा कि आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अभी तो सीटेट में यही चल रहा है, तो इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ ही देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 स्तर थे। ठीक है, 3 स्तर थे और प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटा गया। पहला स्तर आपका है पूर्व परंपरागत स्तर। इसको डिटेल से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व परंपरागत स्तर जो कि पहला स्तर है और इसका जो आयु वर्ग होता है ये 4 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है, पहला जो इसका चरण है वो माना गया दंड व आज्ञाकारिता, दंड व आज्ञाकारिता। और दूसरा माना गया अहंकार की अवस्था, यांत्रिक अभिविन्यास, अहंकार की अवस्था मान लीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पूर्व परंपरागत स्तर है जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं 4 से 10 वर्ष का होता है। और इसमें जो दूसरी अवस्था है पहले चरण का यानी पहले स्तर का दूसरा चरण, तो यहाँ पर जो पहला स्तर है उसका जो दूसरा चरण होता है वही सही होगा। अहंकार की अवस्था, बच्चा जो होता है इसमें आत्म केंद्रित होता है, यहाँ पर जो है उसे अहंकार होता है और बच्चा केवल अपना ही लाभ देखता है। टिट फॉर टैट की अवस्था होती है ये, तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन होगा, बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, परंपरागत स्तर की बात कर लें तो जो परंपरागत स्तर होता है वो 10 से 3 वर्ष का होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ये जो है तीसरी अवस्था आती है। जो परंपरागत स्तर का जो दूसरा स्तर है, पहला स्तर है प्रशंसा की अवस्था, वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अनुकूलन आता है। और हमारा दूसरा चरण इसका है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उसके बाद आता है पश्च परंपरागत स्तर, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये बांटा गया है। अगला प्रश्न है
देखिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, समझने के लिए आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ बताई जा रही है। अगला है, रस्सी को उठाते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट कर दिया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में बच्चे इस तरीके का तर्क देंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, संवेदी चालक अवस्था नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, पूर्व चरण अवस्था जो आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, निर्जीव को भी सजीव बता देता है। तो यहाँ पर रस्सी जो है, जो आपकी यहाँ पर लिखा है रस्सी को उठते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि रस्सी ने जो है मुझे गिरा दिया। तो यहाँ पर रस्सी को जो है सजीव बता रही है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रही है, तो इसी वजह से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? वस्तु स्थायित्व नहीं होगा, इंद्रियों का समन्वय ये भी नहीं होगा, परिकल्पित तार्किकता ये भी नहीं होगा, विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, जबकि केंद्रीकरण जो होता है ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। केंद्रीकरण क्या होता है, देखिए जब आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके एक चीज़ पर ध्यान देते हैं वो होता है केंद्रीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक छोटी सी बच्ची जब डॉक्टर के यहाँ जाती है तो जब डॉक्टर उसे टॉफ़ी खाने को देता है तो टॉफ़ी जो है किस रंग की है उस पर जो है छोटी सी बच्ची ध्यान दे रही है, लेकिन उसका कैसा जो है महक है, कैसी वो खाने में है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये होता है केंद्रीकरण, यानी बहुत सारे पहलुओं को छोड़ करके केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना, ये होता है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण इसका उल्टा होता है कि बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना, कुछ को छोड़ देना। ठीक है, तो ये होता है आपका विकेंद्रीकरण। प्रश्न के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से विकेंद्रीकरण अलग करता है। केंद्रीकरण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और विकेंद्रीकरण सोच जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। देखिए 3 ही स्तर थे भैया, तो देखिए पूर्व परंपरागत स्तर इसमें होगा नहीं, उत्तर संक्रियात्मक स्तर होगा नहीं। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है यानी अपने आप को अच्छा सिद्ध करना, ये होता है पारंपरिक स्तर, परंपरागत स्तर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाते हैं। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यहाँ पर संज्ञानात्मक होगा। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो यहाँ पर जो है आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल डी वाला सही है। बाकी मिलते हैं आपसे आगे। तो देखिए हर बार की तरीके से उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये जो 10 प्रश्न थे ये 2024 में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है और 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।